अगला है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमिन्ड बाय स्टडिंग एनी ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम्स आउट टू बी डिफरेंट then the theoretically expected value the substance is said to have abnormal molecular mass। जब हम किसी सब्सटेंस का मास निकाल रहे हैं कोई भी उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ के और हम उसको थ्योरेटिकली दूसरी साइड पे थ्योरेटिकली उसका मास निकाल रहे हैं, जब दोनों में फ़र्क आ जाए, दोनों में डिफरेंस आ जाए, उसको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? देखो, जो हम नॉर्मल अपने रिलेशंस अभी तक निकाल रहे हैं ना, जैसे कि हमने लिखा था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये जो ऐसे एक्सप्रेशंस हमने निकाले ना, अभी तक फॉर्मूलाज निकाले हैं, ये उन सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं जहाँ पे हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को लिया हो। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है? वो सॉल्यूशंस जो कि पानी में जब हम उनको मिक्स करते हैं तो वो अपने आयन्स के अंदर डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करते, मतलब वो अपने आयन्स के अंदर बिखर नहीं जाते, उनको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयन्स के अंदर नहीं बिखरते, तो इसीलिए जब हमने नॉर्मल अपना ये रिलेशन लगाया ना, ये वाले फॉर्मूलाइज यूज़ किए, तब हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता था जो कि अपने आयन्स के अंदर नहीं बिखरता था, डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता था। ठीक है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, जब हमारे पास कभी क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, ठीक है, जो कि मतलब जो डिसोसिएट भी कर सकता है, और जो एसोसिएट भी कर सकता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी एसिड हो गया या कोई भी बेस हो गया या कोई भी सॉल्ट हो गया, तो इनमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो सकती है। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और इनमें हमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या है। देखो, जब मैं बात कर रही हूँ डिसोसिएशन की, इलेक्ट्रोलाइट्स का केस चल रहा है, तो जब हम डिसोसिएशन का केस ले रहे हैं तो डिसोसिएशन क्या होता है? डिसोसिएशन का मतलब होता है कोई एक चीज़ हमारे पास थी जो कि आगे बहुत सारी चीज़ों में टूट गई। ठीक है, 2 3 4 जो उतने चीज़ों में टूट गई है, आगे मतलब डिसोसिएट हो गई है, बिखर गई है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिसोसिएशन। ये कोई भी कर सकता है, एसिड्स कर सकते हैं, बेस कर सकते हैं, सॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट का केस चल रहा है, मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर जब हम उनको पानी के अंदर जब हम उनको डाल रहे हैं तो वो या तो डिसोसिएट कर रहे हैं या एसोसिएट कर रहे हैं। तो डिसोसिएशन में क्या है कि वो अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं आगे जाके। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एसिड क्या करता है? जब ये पानी में जाएगा तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बना देगा। Cl नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और H पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये अपने आयंस के अंदर बिखर गया, तो इसीलिए ये क्या होगा? डिसोसिएशन का ये एग्जाम्पल है। या अगर मैं KCl ले लूँ, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये भी टूट जाएगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इस तरीके से जो हमारे ऐसे डिसोसिएशन हो जाती है डिफरेंट आयंस के अंदर। यहाँ पे अब हम एक केस लेते हैं। अब यहाँ पे डिसोसिएशन का केस समझते हैं। डिसोसिएशन किसी में भी हो सकती है, एसिड में, बेस में या सॉल्ट में। एसिड्स के एग्जाम्पल हैं, बेसिस में हो सकती है जैसे कि NaOH वगैरह में हो सकती है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर, और सॉल्ट में भी हो सकती है जैसे कि NaCl। ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इन तीनों में हो सकती है डिसोसिएशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में कैसे फ़र्क आएगा। बेसिकली जब डिसोसिएशन हुई तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, पहले एक था अब 2 हो गए। तो डिसोसिएशन में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो एज द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमें पता है कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो हमने जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए अब देखो यहाँ पे, क्योंकि पार्टिकल्स डिसोसिएशन की वजह से एक चीज़ 2 के अंदर टूट गई तो पार्टिकल्स बढ़ गए ना, तो पार्टिकल्स बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो एक्सपेरिमेंटली जब इसको निकाल रहे हैं ना, तो हुआ ना ये डिसोसिएशन। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको निकालेंगे ना, तो एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व करेंगे वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, सो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल इंक्रीज। ठीक है, जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंटली, वो भी इंक्रीज कर जाएगी। किससे ज़्यादा होगी? ये थ्योरेटिकल वैल्यू से।
थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब जो हम नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में निकाल रहे हैं वो कम होगी, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकलेगी वो ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, हमेशा जो मॉलिक्यूलर मास है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर मास है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे बढ़ रही है एक्सपेरिमेंटली हम जब देख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली बढ़ रही है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल केस में ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा, और एक्सपेरिमेंटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें मॉलिक्यूलर मास के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है, और मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो थोड़ा कम हुआ वो दिखता है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो, तो अब हमने ये समझ लिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे KCl का। KCl क्या है, KCl एक सॉल्ट होता है, पोटेशियम क्लोराइड इसका नाम है। ठीक है, तो KCl जब हम लेते हैं ना, KCl को जब आप इसका एक्वस सोल्यूशन लेंगे, मतलब जब हम इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये 2 आयंस के अंदर टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये 2 आयंस में डिसोसिएट हो गया। ठीक है, डिसोसिएट्स टू गिव 2 आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आयंस बन गए हैं, इसलिए जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है यहाँ पे डबल हो गया। ये एक मॉलिक्यूल था, अब 2 बन चुके हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डबल। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डबल कर जाएंगे, इसीलिए क्या होगा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी ना यहाँ पे वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन में होता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो इज ऑल्सो डबल देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो हमने वैल्यू एक्सपेक्ट की थी उससे डबल हो जाएगी वैल्यू इसकी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ये डबल हो जाएगी, लेकिन हमें देखना है, अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्स रिलेशन में होता है ना, तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो अगर ये 2 टाइम्स है तो ये हाफ हो गया, अगर ये 3 होगा तो ये 1/3 होगी, अगर इसकी वैल्यू 4 होगी तो ये 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, बिकम्स हाफ ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, हाफ ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही ये तो डिसोसिएशन का हमने केस लिया था, क्योंकि KCl में क्या होता है, डिसोसिएशन हो जाती है। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जो एक हमारे पास मॉलिक्यूल है वो 2 में टूट जाता है। ऐसे ही हम एक केस ले सकते हैं एसोसिएशन में भी।